अगले रोज मुंह अंधेरे आंख खुली तो बिस्तर छोड़ने को जी न चाहा। तबीयत सख्त कसलमंद थी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हल्का हल्का बुखार है। गालिबन ये गुज़श्ता रोज की थकन का असर था। थोड़ी देर बाद बीरा अंदर आया और मुझे जागता पाकर बोला, चलिए साहिब, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने तबीयत की नासाजी का उज्र करते हुए इससे कहा कि वो गांव के चंद आदमियों को साथ लेकर जंगल में जाए और रीछ का खोज लगाने की कोशिश करे। अगर दोपहर तक मैं ठीक हो गया तो अगला प्रोग्राम तय होगा। बीरा चंद लम्हे सोचता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ के आसार नमूदार हुए, लेकिन उसने कुछ न कहा और बाहर चला गया। मैं फिर कंबल से मुंह ढांप कर सो गया। दिन चढ़े आंख खुली तो सर में शदीद दर्द था और बुखार पहले से भी तेज। उर्दली को एक रोज पहले पंगराम के पोस्ट मास्टर साहब के पास ताजा खबर लाने के लिए भेज चुका था। देर तक पड़ा हाय हाय करता रहा। कोई पानी पिलाने वाला भी ना था। थोड़ी देर बाद शोर की आवाज मेरे कानों में आई, जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता ये शोर नजदीक आता गया और फिर यकदम 10-15 आदमी मेरे मकान में घुस आए। उन्होंने बीरा पुजारी को हाथों में उठा रखा था। मैंने देखा कि बीरा सख्त जख्मी है। इसकी पीठ, सीने और कंधों पर गहरे जख्म हैं और सारा जिस्म खून में लथपथ है। उसका चेहरा हल्दी की मानित जर्द था। आने वालों ने उसे फर्श पर डाल दिया और कुछ लोग गांव के बूढ़े वैद्य को बुलाने दौड़े। मैंने देखा कि एक तरफ मुखिया भी खड़ा है और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। बीरा जख्मों की ताब न लाते हुए बेहोश हो चुका था और इसकी हालत देखकर अंदाजा होता था कि चंद घंटों का मेहमान है। मैंने अपना सूटकेस खोलकर फर्स्ट एड का सामान निकाला, गर्म पानी से बीरा के जख्म धोए और पट्टियां बांधी। इतने में वैद्य जी आ गए। उन्होंने बीरा की तरफ तशवीशनाक नजरों से देखा, मायूस होकर गर्दन हिलाई, फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, ये किस तरह जख्मी हुआ? मेरे कुछ कहने से पहले गांव का एक आदमी बोल पड़ा, हम इसके साथ जंगल में गए थे। इसने हमें बताया कि एक जगह शहद की मक्खियों का छत्ता लगा है, चलो इसे उतारें। ये देर तक छत्ता तलाश करता रहा, फिर कहने लगा शायद वो किसी और तरफ है। हम यूं फिरते फिरते नदी की तरफ जा निकले। वहां अचानक एक बड़े रीछ ने, जो झाड़ियों में दुबका बैठा था, बीरा पर हमला कर दिया। बीरा ने जान बचाने की बड़ी कोशिश की, मगर भागते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ा और रीछ ने इसे पकड़ लिया। अगर हम सब शोर मचाते हुए रीछ की तरफ न जाते तो वो बीरा को मार ही डालता। अब भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीरा के जिस्म से लहू बहुत निकल गया है। वैद्य जी ने अपनी पोटली खोली, चंद जड़ी बूटियां निकालकर एक पत्थर पर घिसी। इस सफूफ को पानी में हल करके बीरा के हलक में टपकाने की कोशिश करने लगे। मैंने समझा था कि इस शख्स का इंजाम एक न एक दिन यही होना चाहिए था। अब इसका बचना मुहाल है। वैद्य जी की कोशिशें बेकार हैं। बीरा जैसा कमजोर आदमी के जिस्म से खून की इतनी मिकदार का निकल जाना और फिर इसका जिंदा रहना ही करिश्मा होगा। मुझे बीरा पुजारी को यूं देखकर न जाने क्यों रंज हो रहा था। थोड़ी देर बाद इसके बेहिस्सो हरकत जिस्म में जुम्बश हुई। वैद्य ने जल्दी से अपनी अजीबोगरीब दवा के चंद कतरे फिर उसके हलक में टिपकाए। अब बीरा ने बुरी तरह पैर पटकने शुरू कर दिए और देखने वालों ने खौफ से लर्ज कर आंखें बंद कर ली।
साफ नजर आ रहा था कि बदनसीब आदमी जानकनी की सी कैफियत तारी है। मगर बूढ़े वैद्य की आंखों में चमक देखकर मुझे कुछ शुबा सा हुआ कि वो अपने इलाज में कामयाब रहा है। यकायक बीरा ने मध्यम आवाज में पानी मांगा। वैद्य के इशारे पर फौरन ही उसे पानी पिलाया गया। चंद लम्हे चुपचाप पड़ा रहने के बाद आंखें खोल दी और वैद्य ने एक शख्स को गर्म गर्म दूध लाने का हुक्म दिया। सहपहर तक बीरा की हालत खासी दुरुस्त हो गई, अगरचे नकाहत बाकी थी। वैद्य जी की इस मसीहाई पर मैं शशदर रह गया, मगर बाद में पता चला कि जंगल की इन जड़ी बूटियों में ऐसे असरात पोशीदा है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। शाम को मेरा उर्दुली विजय सिंह, जो पंजाब का रहने वाला सिख नौजवान था, पंगराम के पोस्ट मास्टर को साथ ले आया। पोस्ट मास्टर का नाम बद्री राम था। इसने आते ही शिकायत भरे लहजे में कहा, साहिब, इतने दिन हुए आपको खत भेज रहा हूं और आना तो दरकिनार, आपने जवाब तक न दिया। अगर आपका उर्दुली आज मेरे पास ना पहुंचता तो कल परसों मैं खुद आने वाला था। चीते की खुआ शाम सरगर्मियां तेज हो गई हैं। परसों इसने बस्ती की एक औरत पर हमला किया और उसे उठाकर ले गया। गांव वालों ने अगले रोज सुबह इसकी हड्डियां मंदिर के बाहर पड़ी हुई पाई। अब मंदिर में रहने वाले साधुओं और पुजारियों की जान खतरे में है। चीते के मुंह को इंसानी खून लग गया है। अगर यकायक उसकी नजर कंबल में लिपटे हुए बीरा पर पड़ी। टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी में वो इसे बगौर देखता रहा, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। बीरा ज़ौफ की शिद्दत से आंखें बंद किए पड़ा था। तुम इसे जानते हो बद्री राम? मैंने पूछा। इसका चेहरा तो देखा भाला है, उसने रुक रुक कर कहा, मगर याद नहीं आता कि इसे कहां देखा है। ये कहकर वो उठा और बीरा के सिरहाने जाकर खड़ा हुआ और झुककर देखने लगा। फिर यकलख्त इस तरह डर के पीछे हटा जैसे सांप ने डस लिया हो। अरे, ये तो बीरा पुजारी है, इसे क्या हुआ? यहां कैसे आया? इसने मेरी तरफ मुड़कर इंतहाई हैरत खेज लहजे में पूछा। अगर ये बच गया तो खुद ही पूछ लेना, मैंने जवाब दिया। मुझे हैरत तो इस बात पर है कि इतना खून बह जाने के बावजूद ये धानपान आदमी अब तक जिंदा कैसे है। खैर, इसे यहीं पड़ा रहने दो, उर्दुली इसकी देखभाल करेगा। मैं इसके बीवी बच्चों को बुलाने का इंतजाम करता हूं। आपको फौरन मेरे साथ चलना चाहिए। चीता इतनी देर में एक दो आदमियों को हड़प कर लेगा, बद्री राम ने कहा। जरूर चलूंगा, लेकिन इस रीछ से तो निपट लूं जिसने बीरा को जख्मी कर दिया। तो ये रीछ का काम है? बद्री राम खौफजदा होकर बोला। रीछ बड़ा मूजी और कीना परवर जानवर है। मैं खुद एक बार रीछ के हत्थे चढ़ गया था। अगर याद ये किस्सा बाद में सुनाना, मैंने उकताकर कहा। मुझे जरा आराम करने दो। सूरज छुपने से जरा पहले मैं रीछ की तलाश में निकलूंगा। चाहो तो मेरे साथ चलना। ना साहिब, मैं बाज आया इस मैदान का आदमी नहीं, बद्री राम ने कानों पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मैं उठकर बाहर चला गया। मैंने उर्दुली को हदायत की कि बीरा को अंदरूने दालान पहुंचा दिया जाए, इसकी देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दे और पता लगाकर इसकी बीवी बच्चों को भी यहां बुला ले ताकि वो अपने खामद की तीमारदारी कर सके। ये हदायत देकर मैंने अपने बक्स में से डिस्प्रिन की टिक्कियां निकालकर खाई और बिस्तर पर लेटे ही आंखें बंद कर ली। इस नाजुक वक्त में मेरी तबीयत का यूं खराब होना खुद मुझ पर शौक गुजर रहा था। अरसा दराज तक जंगलों में फिरने और खूंखार, चालाक, आदमखोर
और कीना परवर दरिंदों से मुकाबला करने के बाद मेरा मिजाज कुछ इस किस्म का बन चुका था कि जो ही ऐसे जानवर के बारे में कुछ सुनता जो अच्छा हरीफ बन सकता था तो मेरे इस्तराब की हद न रहती। दिन रात इसी के ताक़ुब में रहता। दरिंदा जितना चालाक और मक्कार होता, मुकाबले में इतना ही लुत्फ आता। तिलवादी के इस गैर मामूली रीछ को मैंने अब तक ना देखा था, लेकिन इसकी हरकतों का मुशाहिदा करने के बाद यकीन होता जा रहा था कि यह मुकाबला खासा कठिन और जानदार होगा। इसलिए मैं जल्द अज जल्द इसके सामने डट जाना चाहता था, मगर बुखार उतरने का नाम ही न लेता था। मैं जिस मकान में लेटा हुआ था, अगरचे इसके अंदर हबस और किसी कदर गर्मी थी, मगर मैंने अपने गिर्द कंबल अच्छी तरह लपेट लिया ताकि पसीना खूब आए। नींद तो ना आई, अलबत्ता 1 घंटे बाद मेरा जिस्म पसीने से तर था और बुखार गायब। मैंने उठकर गर्म पानी से हाथ मुंह धोया, दूध के 2 गिलास पिए, अपनी राइफल संभाली, शिकारी चाकू पेटी में उठसा और उर्दली को बैलगाड़ी लाने का हुक्म देकर बद्री राम की तलाश में निकला। मैंने इसे गांव की चौपाल में पाया, जहां वो सादा लोग किसान और मजदूरों के दरमियान नहायत वक़ार और दबदबे से बैठे अपने सरकारी अफसर होने का सबूत दे रहा था। किसान और मजदूर बद्री राम की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, जैसे इसका हर लफ्ज किसी देवता की जुबान से निकल रहा हो। मुझे देखकर मुस्कुराया, उठते हुए बोला, आहा, आपका बुखार उतर गया, कहिए अब कैसी तबीयत है? अरे आप तो कील कांटे से लेस होकर आए हैं, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? आखिरी जुमला इसने देहातियों पर अपनी बहादुरी का रोब काटने के लिए कहा था। हालांकि इससे और मुझे अच्छी तरह एहसास था कि वो कितने पानी में है। मैंने इसके इस जुमले से फायदा उठाया और दिल में सोचा कि आज मौका अच्छा है, जरा लाला जी का मिजाज भी दुरुस्त हो जाए। मैंने आगे बढ़कर बद्री राम का हाथ पकड़ लिया और लोगों से मुखातिब होकर बोला, बद्री राम जी माने हुए शिकारी हैं, अब तक सैकड़ों शेरों और रीछों को मार चुके हैं। अब मेरे साथ जंगल में इस रीछ को मारने जा रहे हैं जिसने बीरा को जख्मी किया है। ये सुनते ही लाला बद्री राम के चेहरे का रंग बदल गया। एक लम्हे के लिए गुमसुम खड़े रहे, फिर चेहरे पर मसनूई बशाशत पैदा करके बोले, मैं हर तरह आपका साथ देने को तैयार हूं, चलिए किधर चलना है? लेकिन मैं अपने साथ बंदूक नहीं लाया। कोई बात नहीं, एक फालतू राइफल मेरे पास है, आप वो इस्तेमाल कीजिए, मैंने मुस्कुराकर कहा और बद्री राम को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गड़गड़ाकर कहने लगा, जनाबे आली, मैंने कौन सी खता की है जो आप मुझे साथ ले जाने पर तुले हुए हैं? मेरे बाप दादा ने कभी राइफल चलाई न शिकार का शौक किया। खुदकुशी की ये कोशिशें आप ही को मुबारक हो, बंदा रुखसत होता है। मैं पहले ही समझ गया था कि आप इन बेवकूफ किसानों पर रौब जमा रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, लाला जी, अब तो ख्वाह कुछ हो, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, वरना गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले जाएं जहन्नुम में, उन्होंने बिगड़कर कहा। मैं तो आपको चीते की सरगर्मियों से मुतल्ला करने हाजिर हुआ था, लेकिन आप रीछ को कुछ ज्यादा अहम समझते हैं। मैं कल वापस चला जाऊंगा। आप तो नाराज हो गए लाला जी। अच्छा, अब मेरे साथ तो चलिए, किसी दरख्त पर बैठकर तमाशा देखिएगा। मैं जिम्मा लेता हूं कि आपको कोई नुकसान ना होगा। मेरी बात पर एतबार कीजिए, रीछ अगर ना मिला तो सीधा पंग्राम आपके साथ चलूंगा। गर्ज इस किस्म की बातें करता
और लाला जी को वरगलाता हुआ बैलगाड़ी तक ले आया और इन्हें बिठाकर तलवादी की जानिब रवाना हुआ। सूरज गुरूब होने से पहले ही वादी के अंदर पहुंच गया। यहां से एक पगडंडी पंगराम और दूसरी इंची को जाती थी। लाला जी तमाम रास्ते खामोश रहे। गालिबन रीछ के तस्वुर से दिल ही दिल में डर रहे थे। मुझे रीछ के ठिकाने का किसी हद तक अंदाजा हो गया था। वो यकीनन इस हिस्से में रहता था जहां शहतूत के दरख्त कसरत से थे। यकायक बैल रुक गए और गर्दनें हिला हिलाकर मुंह से खू खू की आवाजें निकालने लगे। मैंने फौरन राइफल संभाली और लाला जी को एक दरख्त पर पनाह लेने का इशारा किया। बैलों का यूं रुकना खतरे की अलामत थी। मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी का रुख बदलकर इसे दूसरी समत खड़ा कर दिया। शाम के 5:30 बज रहे थे और सूरज पहाड़ियों के अकब में गायब हो गया था। मुझे खदशा था कि यहां रीछ के बजाय कोई दरिंदा छुपा हुआ है। मुमकिन है वो चीता ही हो। एक दरख्त के नीचे रुककर मैंने इर्द गिर्द गौर से देखा। कोई खास बात महसूस न हुई। अपना शुबा दूर करने की गर्ज से मैं फिर गाड़ी की तरफ गया और बैलों को हाँक कर पहली जगह पर लाया, लेकिन कोशिश के बावजूद बैलों ने कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया। एक दरख्त पर अचानक निगाह पड़ी तो 3 बंदर दिखाई दिए जो बुरी तरह सहमे हुए और बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठे थे। बंदरों का यूं दहशतजदा होकर बैठना खाली अज इल्लत ना था। साबका तजर्बे और मुशाहिदे ने फौरन मेरे कान में कहा कि यह चीता है जिसने बंदरों को खौफजदा कर रखा है। बंदर जानते हैं कि चीता आसानी से दरख्त पर चढ़कर इन्हें पकड़ सकता है और इनके खामोश बैठने और जुम्बश न करने की यही एक वजह थी। चीते की जगह अगर शेर होता तो बंदर चीखते चिल्लाते और शोखियां करते, क्योंकि इन्हें मालूम है शेर दरख्त पर चढ़ना नहीं जानता। मैंने बंदरों की नजर का ताकुब किया कि बंदर टिकटिकी बांधे किस तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मक्कार दरिंदा नाले में छुपा हुआ है।